बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने मंच से कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं और आपने देखा होगा कि पिछले 11 सालों में 4 दर्जन से अधिक देशों ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। लोक कल्याण, विश्व कल्याण के लिए उनकी दूरदर्शिता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। जुलाई में 4 देशों ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान कर 140 करोड़ भारतवासियों का गौरव बढ़ाया है। नए भारत को किस रूप में हम आगे बढ़ाएंगे, पीएम मोदी ने इसका नया विजन दिया है। यह हमारा सौभाग्य है कि देश की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अविश्वसनीय काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि काशी की आत्मा सनातन और आत्मीयता वैश्विक है। काशी, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इन शब्दों में व्यक्त किया है कि काशी की आत्मा सनातन है और आत्मीयता वैश्विक है। काशी पिछले 11 वर्षों में नूतन और पुरातन के साथ ही आध्यात्मिकता और आधुनिकता का एक नया संगम के रूप में दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह पहली बार हुआ होगा जब कोई प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में 51वां बार उपस्थित हो। खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पर ऑपरेशन तलाश शुरू किया गया है और फर्जी सिम कार्ड और साइबर अपराधों पर अब लगाम लगेगी। सीपी लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर नोएडा में ऑपरेशन तलाश लगातार शुरू है और आतंकी जीशान की मोबाइल दुकान से कनेक्शन पर अलर्ट किया गया है और स्वतंत्र दिवस पर पुलिस ने ऑपरेशन तलाश शुरू किया है और फर्जी सिम से अपराधों की रोकथाम का मकसद है। 26 जुलाई से 25 अगस्त तक ऑपरेशन तलाश चलेगा और इसके साथ ही कई अपराध साइबर अपराधियों पर अब लगाम लगेगी। फेस 1 थाना क्षेत्र में मोबाइल फोन की दुकान में पुलिस पहुंची और पुलिस दुकानदारों से लगातार पूछताछ कर रही है। जिले में संदिग्ध लोगों को लेकर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर ऑपरेशन तलाश लगातार शुरू है। ऑपरेशन तलाश चल रहा है, क्या है ऑपरेशन तलाश, क्या तैयारी हो? आप विदित है कि इस वक्त गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट में पुलिस द्वारा एक ऑपरेशन तलाश चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन तलाश का उद्देश्य जो विभिन्न प्रकार के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनके द्वारा सिम निर्गत किए जाते हैं और इस संबंध में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डीओटी द्वारा बहुत सारी गाइडलाइंस सिम इशू करते वक्त क्या क्या चीजों को जो वेंडर्स हैं उनको देखना मैंडेटरी किया गया है, उसके बारे में हम लोग फिजिकल इंस्पेक्शन करके इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन गाइडलाइंस का पालन संबंधित डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा, वेंडर्स द्वारा और पॉइंट ऑफ सेल जहां से ये सिम्स बांटे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, वहां पर उनके द्वारा किया जा रहा है कि नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बहुत बार हम लोग जानते हैं कि जो सिम के माध्यम से, फेक सिम के माध्यम से, प्री एक्टिवेटेड सिम के माध्यम से, डुप्लीकेट सिम्स के माध्यम से अपराध और साइबर क्राइम अपराधियों द्वारा किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि हम उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन करके हम उन पर अंकुश लगा सकें। साथ ही साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, जो पॉइंट ऑफ सेल है, वहां पर जो कार्यरत कर्मी है, उनके सत्यापन का कार्य भी इसी ऑपरेशन तलाश के दौरान पुलिस द्वारा किया जा रहा है। देखिए, इस ऑपरेशन तलाश का उद्देश्य ही यही है कि किसी भी प्रकार का अपराध हो, किसी चाहे साइबर अपराध हो, उन पर रोकथाम लगाने के उद्देश्य से ही सीपी मैडम महोदया के निर्देशन में ये अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान 3 चरणों में चलाया जा रहा है। जो हमारा नोएडा जोन, सेंट्रल नोएडा जोन और ग्रेटर नोएडा जोन, तीनों जोनों में डीसीपी, सारे थाना प्रभारी, सारे राजपत्रित अधिकारी इस अभियान में लगे हुए हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन करके इस अभियान को चलाया जा रहा है और इसमें पहले चरण में हम लोगों ने जो जितनी दुकानें हैं, जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, पॉइंट ऑफ सेल है, उनकी जानकारी एकत्र की गई है। संबंधित जहां के इसमें कार्यरत जो कर्मी है वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनका सत्यापन सेकंड चरण में और ओवरऑल जब पूरा हमारा 1 महीने का अभियान पूर्ण होगा तो इसमें अगर इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी पॉइंट ऑफ सेल या कोई भी शॉपकीपर्स पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध हम लोग नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाएंगे।
खबर यूपी के मैनपुरी से है, जहां पर झोला छाप डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि प्रसूता की मौत के बाद से स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हुआ है और करहल में स्वास्थ्य विभाग ने पंजीकरण कई अस्पतालों को सील किया है। बता दें कि बिना पंजीकरण के अस्पताल चल रहे थे, जिसके बाद से इन्हें सील कर दिया गया है। प्राइवेट अस्पतालों पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण न मिलने पर बड़ी कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य विभाग ने करहल में 3 निजी अस्पतालों को सील किया है और करहल में छापेमारी में निजी हॉस्पिटल में हड़कंप मचा हुआ है। पूरा मामला थाना करहल क्षेत्र का बताया जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की ये खास रिपोर्ट। इसमें संदर्भ में ये कराना है कि ये हॉस्पिटल 30 अप्रैल 2025 को इसका पंजीकरण था। उसके बाद इनके द्वारा कोई पंजीकरण नहीं कराया गया। पंजीकरण ना कराना और यहाँ पर ऑपरेशन करना, तो दोनों ही कृत्य को देखते हुए इसे सील किया गया। अच्छा, इससे पहले भी जो है कई लोगों की जो है डेथ हुई है। इसकी शिकायत मैं तो अभी 1 ही साल हुआ है, मेरे सामने इसका संज्ञान नहीं आया है। ये पहली ये मृत्यु है। सर, आज क्या कार्रवाई हुई है यहाँ पे? इसको सील कर दिया गया है। इसका पंजीकरण नहीं था। इसका पंजीकरण 30 अप्रैल 2025 तक वैध था। उसके बाद इसके द्वारा यहाँ पर कार्य कराया गया। जी, आप मौके पे पहुंचे हैं, कोई डॉक्टर इस तरह से या कर्मचारी कोई मिले आपको? यहाँ पर एक डॉक्टर राहुल यादव नाम से व्यक्ति बता रहे हैं कि मैं डॉक्टर राहुल यादव हूँ, यहाँ पर सेवा दे रहा हूँ, वो उपस्थित मिले, अन्य कोई स्टाफ नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लाख दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बताते चलें, जनपद मैनपुरी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई न करने के कारण झोला छाप डॉक्टर जो है फल फूल रहे हैं। वहीं आपको बताते चलें, करहल थाना क्षेत्र में न्यू आशा हॉस्पिटल में एक महिला की मौत हो गई, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को हुई। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर हॉस्पिटल के कागजों की जांच में पाया गया हॉस्पिटल का पंजीकरण नहीं था, जिसको स्वास्थ्य विभाग द्वारा हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है। कैमरामैन के साथ दीपक शर्मा, डेली 24 भारत, मैनपुरी। यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदी की बाढ़ में हालत बदतर होती जा रही है। दोनों नदियां खतरे से 3 मीटर ऊपर बह रही हैं, जिसके चलते जिला मुख्यालय सहित 45 गांव बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए हैं। लोग सड़कों में अपनी गृहस्थियां लेकर डेरा जमाए हुए हैं और ऐसे हालातों में लोगों को खाने पीने की व्यवस्था की जिम्मेदारी खुद सदर विधायक मनोज प्रजापति ने उठा ली है, जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर लोगों के हालचाल जानते हुए उन्हें लंच पैकेट की व्यवस्था करवाई। और साथ ही हमीरपुर जिले में इस समय यमुना और बेतवा नदी अपने कहर बरपा रही है। जहां देखें वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घर में पानी घुस गए हैं और कुछ लोग तो अपने घर के दूसरे खंड में फंसे हुए हैं, तो वहीं कुछ लोग खुले मैदान में शरण लिए हुए हैं। बाढ़ की चपेट में आकर उनका खाने पीने का सारा अनाज गीला हो चुका है और ऐसे में जिला प्रशासन भी खाने पीने की वस्तुएं लोगों को उपलब्ध करवा रहा है, जो नाकाफी साबित हो रही है। ऐसे में सदर विधायक मनोज प्रजापति ने खुद अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों को राशन और लंच का पैकेट उपलब्ध कराया। ये इस वर्ष भी लगभग हमारे विधानसभा में 16-17 गाँव हैं जो बाढ़ की चपेट में। पूरा जिला का प्रशासन और यहाँ के हम लोगों के पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग दिन रात लगे हुए हैं। अभी यहाँ पर आपके कुशेश्वर राजकीय महाविद्यालय में और आपके ये महर्षि विद्यालय में कैंप लगा हुआ है, विद्या मंदिर में कैंप लगा हुआ है। कैंप में पूरी व्यवस्था है खाने की, पशुओं की चारे की। साथ ही साथ जो ग्रामीण किसी कैंप में नहीं गए हैं, ऊंचाई स्थल पर आ गए हैं, तो वहाँ पर भी हमारे प्रशासन ने प्रबंध किया है कि उनको भोजन की व्यवस्था, उनके पशुओं की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था हो पाए। सारे लोग मिलजुल करके इस जो विभीषिका है इससे निपटने का काम कर रहे हैं और प्रभु मदद करेगा। बाढ़ से खबर यूपी के नोएडा से है, जहां घर से बाहर घूमने निकले बुजुर्ग लापता हो गया। पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नोएडा में घर से बाहर घूमने निकले बुजुर्ग लापता हो गए और साथ ही बुजुर्ग पिता पारसनाथ गुप्ता के घर न पहुंचने से परिवार वाले काफी परेशान हो गए। पीड़ित परिवार ने पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद से पुलिस ने शिकायत दर्ज की। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सलारपुर गांव में ये परिवार रहता है और पीड़ित परिवार का आम लोगों से अनुरोध है कि कहीं भी दिखे तो वो तुरंत पुलिस को या फिर परिवार को सूचना दे।
सर मेरा शंकर कुमार गुप्ता नाम है। मेरे पापा जी मतलब सलारपुर गांव से खो गए हैं। 29 तारीख से खोए हैं, अभी तक मिले नहीं। पुलिस ने हमें बुलाए थे, हमने सूचना दी, वहाँ पे हमारे रसीद काट के दिए हैं और बोले कि मतलब आप भी कोशिश करो, हम कोशिश कर रहे हैं। हम जनता से ही गुजारिश करें कहीं भी हमारे पापा खोए हैं वो हमारे पास मतलब कि मिल जाए, यही जनता से गुजारिश है। पुलिस से भी यही सपोर्ट हम चाहते हैं कि हमारे पापा के मतलब कि उससे कार्रवाई की जाए कि मतलब उनका समय से मतलब कि मिल जाए। वो हम इसके दुखी हैं इस चीज़ के लेकर के। थाने सेक्टर 49 से सर। खबर यूपी के मैनपुरी क्षेत्र से है, जहां पर बीती रात को उस समय हड़कंप मच गया जब मासूम बच्ची और उसकी मां को विषैले सांप ने काट लिया। जानकारी मिलते ही तत्काल परिजन उन्हें उपचार के लिए सैफई अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान मासूम और उसकी मां ने दम तोड़ दिया। जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि इस परिवार में बीते 3 सालों में सांप के काटने से मासूम और उसकी मां सहित 4 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि गांव में चर्चा है कि 3 साल पहले सांप के काटने के बाद से हुई मौतों के बाद परिजनों ने सांप को मार दिया था, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि उसी की नागिन इस परिवार से अब बदला ले रही है। लेकिन मामले में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं बता सकता। परिवार में हुई एक साथ 2 मौतों से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का आरोप है कि सर्वदंश से हुई मौतों से उनके परिवार का कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही है और उनका मकान भी कच्चा है, जिस कारण घरों में सांप घुस आते हैं। ग्रामीण और परिजनों ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। देखिए हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की ये खास रिपोर्ट। नाम क्या है आपका? सायरा बेगम। सायरा जी, आपके घर में एक घटना हुई, किस तरीके की घटना रही, क्या रहा? 4:30 बजे सांप ने काटा और फिर हम लोग सैफई ले गए, वहाँ पर ऑक्सीजन में ICU में कर दिया और ख़त्म हो गई। अच्छा, इससे पहले भी कुछ घटनाएं हुई हैं आपके यहाँ? इससे पहले हमारे लड़कों की हुई 2 की, एक नाती की एक लड़के की, 2 घटना हुई पहले भी। उन्हें भी सांप नहीं काटा था, उन्हें भी ले गए, वो भी ख़त्म हो गए। अच्छा, ये कोई सर्प वगैरह मार दिया था, उसकी वजह से ये घटना हो रही है, क्या लगता है आपको? सर्प मारा तो बाद में मारा, पहले खा लिया है बच्चों को तब मारा है, बाद में सर्प। अच्छा, पहले नहीं मारा था, पहले जब लड़के को हमारे खा लिया, नाती को खा लिया तो डिब्बे में बंद कर लिया था, तो उसके बाद में जब लड़कों की मट्टी अट्टी लगा दी उसके बाद में मारा। अच्छा अच्छा। हाँ, पहले नहीं मारा किसी तो को। ये 3 साल में 4 घटनाएं हो चुकी हैं आपके साथ? 3 साल में 4 घटना हो गई। अच्छा, क्या लगता है आपको, ये कोई वजह रही है या क्या? अब अल्लाह जाने कौन सी वजह रही, क्या रही, कोई पता तो चल नहीं रहा क्या वजह है, क्या है क्या नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। ठीक, नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, आज जो आपकी भाभी की मृत्यु हुई है, क्या कारण रहा, कैसे क्या रहा? कुछ नहीं, सांप ने काट लिया था। कितने बजे की घटना रही है? हम तो फरोयाबाद में थे, हम तो सीधे से भी गए थे फरोयाबाद। इससे पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं? हाँ, भैया की। कैसे क्या हुआ? सांप ने काट लिया था उन्हें पहले भी? हाँ, सबसे पहले कैसे काटा? तो ये सबसे पहले भतीजे को काटा था, भतीजे को काटा था सबसे पहले। अच्छा, उसके बाद फिर 1 महीना बाद में भैया को काट लिया था। अच्छा, ये रात में जो घटना हुई है उसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई है, क्या रहा है? उसमें 2 जनों को काटा है, कौन कौन? भतीजी को भी और भाभी को भी। अच्छा, हाँ। कोई वजह लगती है आपको, क्या लगता है आपको कोई वजह? अब वजह क्या लगे? जनपद मैनपुरी के बरनाल थाना क्षेत्र के ग्राम जाटवपुर में एक मामला सामने देखने को मिला, जो कि आपने किससे सुने भी होंगे कहानियां, जिसमें नाग नागिन जो हैं एक दूसरे को घूमते हुए नजर आते हैं। वहीं जो है नागिन के द्वारा एक ही परिवार के 3 लोगों को डस लिया जाता है, जिससे कि उनकी मौत हो जाती है। मौत के बाद जो है परिवारजन मौत से भयभीत है। वहीं जो जिला प्रशासन द्वारा उन्हें किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी है। पीड़ित परिवार जो है कच्चे मकान में अपना निवास कर रहा है। कैमरामैन के साथ दीपक शर्मा,
यूपी के एटा में युवक की संदिग्ध हालत में मौत के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। शव को एसएसपी कार्यालय गेट पर रखकर प्रदर्शन किया गया। थाना क्षेत्र के चंद्रभानपुर गांव निवासी युवक की संदिग्ध हालत में जान चली गई, जिसके बाद से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लड़की के शक में हिरासत में लेकर थाने में पिटाई के बाद से रात में युवक को छोड़ा गया था और कुछ ही घंटे बाद युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई। गुस्साए ग्रामीणों ने शव को एसएसपी कार्यालय गेट पर रखकर प्रदर्शन किया और साथ ही पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार सिंह कह रहे हैं कि लोगों को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। परिजनों ने दरोगा पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही जांच की मांग उठाई जा रही है। वहीं पुलिस ने बताया है कि युवक को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। युवक की मौत की जाँच की जा रही है। मामला यह है कि एक लड़की जो है वो मार्च से जो है वो गायब है, जिसकी विवेचना चल रही है। काफी लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। संदेह के दायरे में ये सत्यवीर सिंह है, ये भी आए थे और इन्हें भी जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया था। थाने पर ये अपने भाई के साथ गए थे और थाने पे रहे, पूछताछ हुई और बाद पूछताछ वकील साहब भी आए हैं, उनके साथ इनको सुपुर्द कर दिया गया। फिर पता चला कि रात में ये जा करके जो है अपने घर पे जो है आत्महत्या कर। घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने इन्हें जो है थाने पर जो है मारा, इनके साथ मारपीट की है। उस संदर्भ में हम जो है चूंकि आ चुके हैं और पूरा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। साथ ही साथ थाने पे लगे सीसीटीवी फुटेज पूरे खंगाले जा रहे हैं। घटना हुई है, सुबह पुलिस ने बुलाया इनको, पूछताछ कराएंगे, लेकिन पूछताछ नहीं हुई। मराई लगाई है बहुत बेल्टों से बांध करके। ये मिला रोड पर। क्या मांग करते हैं आप? मांग रहे इंसाफ मिलना चाहिए हमें, उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर देना चाहिए जो पकड़ ले गए। और क्या कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, अभी कुछ नहीं हुई। अमेठी में तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है, जिसने जानलेवा हमला भी किया है और हमले से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। बहराइच के बाद अमेठी में तेंदुए ने जानलेवा हमला किया है। खेत में काम करने गए लोगों पर तेंदुए ने जानलेवा हमला किया। हमले से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने तेंदुए की गांव में होने की आशंका जताई है। भाले सुल्तानपुर जंगल में वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। घायल दोनों युवकों को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। एक की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है, जिसके बाद से उसे सुल्तानपुर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस वही मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। ये भैंसपुर गांव में एक तेंदुआ जैसा जंगली जानवर दिख रहा है, लोग उसको हमले से घायल हुए हैं। क्या है पूरा मामला, क्या जानकारी है? गांव भैंसपुर में आज प्रातः 10 बजे एक जंगली जानवर के द्वारा कुछ ग्रामीणों को घायल करने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें वन विभाग द्वारा तथा पुलिस विभाग द्वारा आवश्यक नियमन और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस विभाग की पुष्टि होते ही आपको सूचित किया जाएगा। क्या नाम है? डॉक्टर अमित सिंह। अमित जी, अभी आपके यहाँ 2 पेशेंट आए थे जो पूरी तरह क्रिटिकल थे। क्या जी, उनको तेंदुआ काटा था जैसा ग्रामीणों ने बताया है। उसमें एक पेशेंट रिफर हुआ, उसको फ्रैक्चर भी हो गया था, बाकी एक नॉर्मल है जिसका पूरा ट्रीटमेंट करके उसको घर भेज दिया गया है। अच्छा, जो 2 पेशेंट आए थे, जो घाव उनका दिखता है, कैसा घाव है? कैसे वो लग तो रहा है, लग बाइट ही रही है जानवर की। अब इसकी पुष्टि वही लोग करेंगे जो देखा हो, बाकी वो दांत के निशान है उसमें काटा हुआ है, ठीक है। और ग्रामीणों ने देखा भी है कि तेंदुआ ही था, पूरी हड्डी उसकी निकाल लिया है। तो अभी तक कितने पेशेंट आ पाए? बस 2, वही 2, बाकी ग्रामीण पहुंच गए थे मौके पर। उसमें यूपी के हमीरपुर में बाढ़ के पानी में डूबे युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सुबह से परिजन युवक की तलाश कर रहे थे। हमीरपुर बेतवा नदी के बाढ़ में डूबकर युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बाढ़ के पानी में उतरा शव मिला। सुबह से परिजन युवक की तलाश कर रहे थे। नेशनल हाईवे 34 पर शव रखकर आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम किया। जाम की सूचना मिलते ही मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर किसी तरह जाम खुलवाया। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है।
खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां पर जिला विद्यालय निरीक्षण ऑफिस बना अखाड़ा और बातचीत के दौरान बिगड़ गया है पूरा मामला। बता दें कि मुरादाबाद जिला विद्यालय निरीक्षण ऑफिस बना अखाड़ा और शिक्षकों और लेखाधिकारियों के बीच लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लेखाधिकारी बोले कि गोली मार दो, मुझे जूता मारने की बात करते हो। शिक्षक नेता बोले कि हम तुम्हें जूते मारेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षण ऑफिस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वेतन के मामले को लेकर शिक्षक संघ के नेता जिला विद्यालय निरीक्षण के लेखाधिकारी से मिलने पहुंचे थे और बातचीत के दौरान मामला बिगड़ गया। बातचीत के दौरान गोली मारने और जूते मारने तक की बात सामने आने लगी। एक दूसरे को खुली धमकी दी जाने लगी। कुछ लोग बचा रहे हैं और एक दूसरे को गोली मारने की बात, क्या पूरा प्रकरण है? क्या इसमें आपने कार्रवाई की? माध्यमिक शिक्षक संघ के लोग पदाधिकारी आए हुए थे, उनकी लेखाधिकारी जो हमारे यहाँ रमेश मौर्य जी हैं, तो उनको फोन पर वार्ता हो गई, कुछ उनके वाद विवाद हो गया था आपस में, तो इसीलिए वार्ता करने लोग आए थे। और तो वेतन के संबंध में था, वेतन का इशू था, इस समय ऑडिट चल रही थी, तो लेखाधिकारी ने ये कहा था कि वेतन तभी दिया जाएगा जब लोग ऑडिट करा लेंगे। ये समस्या मेरे संज्ञान में आई तो हमने दोनों पक्षों को बुला करके वार्ता कराया और तत्काल लोगों का वेतन रिलीज करने का आदेश दिया। सबका वेतन लग भी गया है, 1-2 दिन में सबके खाते में वेतन पहुंच जाएगा, तो कोई समाधान करा दिया गया है। आपके कार्यालय के अंदर जमकर एक दूसरे को गाली गुप्तारी करी गई, गोली मारने की बातें करी गई, तो क्या उस संबंध में कुछ कार्रवाई आपकी तरफ से? उस संबंध में संबंधित दोनों पक्ष अपना, क्योंकि ये ऐसा कोई मामला नहीं है, विभागीय मामला नहीं है, उनकी आपस की है, तो संबंधित पीड़ित पक्ष होंगे वो जाएंगे थाने में FIR कराएंगे।